अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ारूक बेग मिस्सागस कनाडा से एक बार फिर आपकी खिदमत में। आज है अप्रैल की 3 तारीख सन 2021। तो सबसे पहले अर्ज़ करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी करें, और मेरा यूट्यूब का चैनल है वेकअप कॉल, उसको सब्सक्राइब भी करें तो नवाजिश होगी। तो बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो अपने मीडिया की पे क्योंकि जब पिछले कुछ अरसे से डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, तो पाकिस्तानी मीडिया पे एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ था कि और कोशिश की जा रही थी ये साबित करने की कि ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है। हालांकि सब मेरे जैसे थोड़ी अकल रखने वाले लोगों को भी मालूम था कि ये उसका रिज़ल्ट है कि डॉलर को जिस तरह आर्टिफिशियली पिछली गवर्नमेंटों ने रोका हुआ था, जब उसको फ्री मार्केट में लाया गया तो वो अपनी असल कीमत पर आया। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि अब डॉलर तेज़ी से गिर रहा है और तकरीबन 16-17 रुपये गिर चुका है, लेकिन मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है। और इसकी वजह यह है कि मीडिया को बुग़्ज़ इमरान है, क्योंकि जब से इमरान खान आया है वो उनके जो फ्री हज थे, फ्री उम्रे थे, वो बंद हो गए हैं। जिस तरह सबका गवर्नमेंट जो थी वो जहाज़ भर भर के सहाफ़ियों को और उनकी फैमिलीज़ को अपने साथ ले जाया करती थी, उनको शॉपिंग करवाती थी। वो अब अरसा 2-2.5 साल से बंद हैं। तो उनको इस बात का दुख है, इसलिए वो हर बुराई को तो बहुत जो चीज़ ख़राब हो उसको तो बहुत ज़्यादा उछालते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उस पर तज़किरा करते हुए इनको तकलीफ़ होती है। जिस तरह बैनुल अक़वामी इदारे पाकिस्तान की इकानमी पे तबसरा कर रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। रफ्तार स्लो है, लेकिन उसकी वजह भी सबको मालूम है कि पूरी दुनिया की इकानमी इस वक्त सफ़र कर रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में अल्लाह का करम है, डॉलर जो नीचे है वो ऐसे ही नहीं आता जब तक आपकी इकानमी बेहतर ना हो रही हो और आपके जो मुल्की हालात हैं वो बेहतर ना हो रहे हो, तो डॉलर जो है वो उसकी प्राइस यूँ नहीं गिरती। तो जहाँ तक डॉलर का ताल्लुक है, फिर अब बात आ जाती है स्टेट बैंक की। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया गया है कि स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले कर दिया गया है, ये हो गया है। पहली बात तो ये है कि अभी इस पे बात हो रही है, ना इसका बिल अभी पार्लियामेंट में गया है, ना उस पर कोई लॉ बना है। लेकिन फिर भी मैं जो थोड़ी बहुत मुझे इस इल्म है, जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये जो है इसहाक डार साहब भी 2014 में ये उन्होंने ये कोशिश की थी। और कई दफ़ा स्टेट बैंक की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने का मतलब ये नहीं है कि उसको आईएमएफ के अंडर दे दिया गया है, बल्कि वो उसके बाद एक बोर्ड के अंदर होगा, जिसके बोर्ड के में चेयर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और कैबिनेट के मिनिस्टर्स और स्टेट बैंक के गवर्नर सब मौजूद होंगे। लेकिन इसको वज़ीर ख़ारजा के अंडर से निकाल लिया, सॉरी, वज़ीर ख़जाना के अंडर से निकाल लिया गया है। क्योंकि उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जैसे इसहाक डार साहब ने पिछले अपने दौरे हुकूमत में, बल्कि उससे पहले भी 2 बार जब वो आए थे, तो उन्होंने बेतहाशा नोट छाप छाप कर वो बांटे मुल्क में। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मंशा ग्रुप है, जब उसका 480 मिलियन का जो क्लेम था, तो जब उनको कहा गया कि पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छापो और मुझे पे करो। और दूसरी जो बात इसहाक डार ने की हुई थी कि स्टेट बैंक को हुक्म दिया हुआ था कि डॉलर की प्राइस नहीं बढ़ने देनी, उसको आर्टिफिशियल रोका हुआ था और उसका नुकसान हम सबको बर्दाश्त करना पड़ा। और कौम आज तक दे रही है, लेकिन बदकिस्मती से अब कौम को इतनी समझ नहीं है, ख़ासतौर पे हमारे जो निचला तबका है, उनको ये मालूम नहीं है कि ये प्राइस जो बढ़ रही हैं वो उसमें इमरान खान का नहीं बल्कि साबका हुकूमतों का कसूर है। कि जो चाहे बिजली की आप प्राइस ले लें, गैस की ले लें, क्योंकि इन बदबख्तों ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब डॉलरों में किए थे, और जो ही डॉलरों की प्राइस बढ़ती थी, डॉलर की प्राइस बढ़ती थी, हर चीज़ के खर्चे भी बढ़ जाते थे। और फिर दूसरा इन्होंने ये जुल्म किया हुआ था कि जो
गैस पे ऑयल पे चलने वाले फर्नेस उनसे बिजली लेते, जो कि 14 रुपये से 17 रुपये पर यूनिट पड़ती थी। तो उस पर भी अभी काफ़ी कम हो रहा है, और आईपीपी से भी मुआहदे हो रहे हैं, उनके रेट्स कम किए जा रहे हैं। हालांकि ये काम कुछ अर्सा पिछली साहब का हुकूमतों को करने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब हम उन एग्रीमेंट्स में 25 साल के लिए फंस गए हुए हैं। तो हमारी कौम को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, तकलीफ़ सबको है, महंगाई बहुत है, लेकिन इसमें इस मौजूदा हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसको कम किया जाए। और अगर आप दोबारा उन्हीं लोगों को, उन्हीं चोरों डाकुओं को ले आए, तो ये आपकी नस्लों को भी बेच के खा जाएंगे। कहा जाता है जी, इसहाक डार के दौर में जो इकानमी थी 5 से 6% थी। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि इकानमी जो होती है वो मुल्क की मैशत जो है उसकी जीडीपी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं 5 से 6% थी। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में, कौन सा ऐसा इदारा था पाकिस्तान में जो पिछले हुकूमतों के दौर में इतना ज़बरदस्त काम कर रहा था, इतना प्रॉफिट दे रहा था, या आपकी एक्सपोर्ट इतनी अच्छी थी कि आप 5 से 6% पे रखे हुए थे। ये सब जाली फिगर्स हैं, जो कि 90s में भी साख डार ने दी, और जब उस वक्त तो पकड़ा गया था, फिर ये खुद माना था कि ये गलत, ये फोजिंग की गई है, फेजिंग की गई है सारे नंबर्स की। लेकिन इस दफ़ा वो अपने प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में बैठ के भाग गया वक्त से पहले ही। तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। आज मैं खबर सुन रहा था कि जी टमाटर 5 रुपये किलो बिक रहे हैं, बल्कि उन्होंने वो मंडी भी दिखाई जहाँ बिक रहे थे। तो किसी मीडिया ने नहीं किया, ये सोशल मीडिया पे था, और जब 200 पे हो गया तो पूरे मीडिया पे शोर था। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। और दूसरा जो अहम मौजू है वो है आपका सी पैक। उस पर कहा जा रहा है जी कि देखें जी, ईरान सी पैक ले गया, चाइना उधर चला गया है, और पाकिस्तान का सी पैक ख़त्म हो गया। ये वो लोग हैं जो हमेशा मायूसी फैलाते हैं कौम में, और हालात को समझते भी हुए भी ये लोग जानबूझ के गलत बयानी से काम लेते हैं। जहाँ तक ईरान और चाइना के एग्रीमेंट का ताल्लुक है, जो 300 या 400, कोई 500 कह रहा है बिलियन डॉलर का है, जो भी है, उसमें हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि ईरान 25 साल के लिए चाइना को ऑयल सप्लाई करेगा सब्सिडाइज प्राइस पे, यानी कि मार्केट प्राइस से कम, जो कि 50% तक भी कम हो सकती है। 25 साल तक आप, और वो चाइना की ज़रूरत को पूरा करेगा। आप उस ऑयल की कीमत का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी होगी, वो 300-400 बिलियन डॉलर से बहुत ज़्यादा होगी। तो चाइना को वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, चाइना जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चाइना को नहीं दे सकता, इसलिए चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। और ईरान को ये ज़रूरत थी कि उनका ऑयल कोई ले नहीं रहा था, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना था। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाइना के ईरान में आने से वहाँ से इंडिया का अमल दखल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये चाह बहार जिस पे इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, अब इंडिया के हाथ से निकल गई। अब वहाँ से कोई कलभूषण या उस तरह के एजेंट पाकिस्तान में इंशाल्लाह नहीं आएंगे। जहाँ तक सी पैक का ताल्लुक है, सी पैक का काम चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि हमारी इस पाकिस्तान को इस वक्त जो आलमी ताकतें हैं, और हमारे हमसाया मुल्क है और दूसरे ममालिक हैं, इवन के हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदर मुल्क जो हैं, वो नहीं चाहते कि ग्वादर की पोर्ट जो है वो शुरू हो प्रॉपरली। थोड़ा बहुत काम तो शुरू हो गया हुआ है, वहाँ पे शिपिंग भी हो रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। इन बदबख्त जमहूरों ने जो किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह बंद करप्ट कर दिया हुआ है कि हमें मजबूरन इनकी बातें सुनना पड़ती हैं, और उसको थोड़ा स्लो करना पड़ा है। और इंशाल्लाह ये काम रुकेगा नहीं। और जहाँ तक चाइना का है, चाइना को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डीप सी पोर्ट है, ये किसी के पास नहीं है। अब जैसे आपने देखा होगा, नहर सुएज में जो 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 शिप फंसा था, जिसमें 22,000 कंटेनर्स थे, वो किसी भी पोर्ट पे डायरेक्ट जाके लंगरअंदाज नहीं होता। वो डीप सी में रहता है, वहाँ से फिर छोटे शिप्स में उतारा जाते हैं सामान, फिर पोर्ट पे जाता है। लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास ग्वादर और उसके आगे 3-4 और ऐसी पोर्ट्स हैं जहाँ पे हम ये डीप सी पोर्ट्स बना सकते हैं। ये डायरेक्ट
جہاز آ کے لنگر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ چائنا کی، رشیا کی ضرورت ہے، لیکن کوئی انٹرنیشنل حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ جیسے ہی پاکستان کے حالات، مالی حالات کچھ بہتر ہوئے تو یہ کام پھر دن دگنی اور رات چگنی رفتار سے شروع ہو جائے گا. اور جو دوسری بات ہے کہ خوشخبری ہے کہ 50 سال کے بعد پہلی بار اب ڈیمز بننے شروع ہو گئے ہیں، بلکہ مکمل ہونے کے قریب آنے شروع ہو گئے ہیں. محمد ڈیم بھی تقریباً تیار ہو جائے گا 1-1.5-2 سال میں، اور اس سے پاکستان کو یہ جو بجلی کی جو قیمت ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئے گی، اور ہماری انڈسٹری کو، ہمارے لوگوں کو انشاءاللہ ملے گی بہت اچھے نرخوں پہ. بس تھوڑا سا ہمت رکھیں، تھوڑا سا جو ہے حوصلہ رکھیں، کیونکہ کوئی بھی قوم قربانیوں کے بغیر نہیں آگے بڑھتی، اور قربانیاں تو قوم ہماری ہمیشہ سے دے رہی ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے رہنما جو تھے وہ اپنے بینک اور اپنے خزانے بڑھ رہے تھے. اب اللہ کے فضل سے ایک ایسا رہنما ہے جو پوری کوشش کر رہا ہے کہ ملک کو صحیح راستے پہ ڈال دیا جائے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے اور پورا تعاون کر رہی ہے. اور بات اسٹیبلشمنٹ، یہ گوادر کی میں بات کروں گا. ہمیں ہمیشہ تانا دیا جاتا ہے کہ جی پنجاب کی فوج ہے، پنجاب کی فوج یہ کر گئی، پنجاب کی فوج یہ کر گئی. یہ جو علاقائی تعصب پھیلانے والے منافقین ہیں وہ ہمیشہ پھیلاتے رہتے ہیں. حالانکہ ان کی علم کے اضافے کے لیے میں عرض کر دوں کہ پاکستان فوج میں جتنے پنجابی ہیں اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنے ہی پٹھان بھی ہیں. تو یہ پنجابی فوج نہیں ہے. آپ کے جنرل جو موسٹلی جو ہے وہ پٹھان بھی ہوتے ہیں، لیکن فوج ایک پاکستانی فوج ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، وہ اپنے کو پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ نہیں سمجھتے. یہ واحد ایک ادارہ ہے جو پاکستان میں اس وقت سلامت ہے اور کچھ کام کر رہا ہے. باقی آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پاکستان کا ادارہ بتا دیں جو اپنی صحیح حالت میں کام کر رہا ہو. اور آپ پنجابی کو الزام تو دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک پنجابی وزیر اعظم ہی تھا، اور اس کی بیوی نے بیگم فروز خان نون اور بیگم فروز خان نون، جنہوں نے یہ گوادر آپ کو عمان سے لے کے دیا، اور آج وہ اللہ کے کرم سے پاکستان کا حصہ ہے. تو ان چیزوں کو میں اپنے دوستوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کیا کریں خود، بجائے یہ جو سوشل میڈیا پہ جو غلط خبریں لگتی ہیں ان پہ یقین کر کے ان کو آگے بڑھایا کریں، کیونکہ ان کی باتوں کو لائک کرنا یا شیئر کرنا ایک قسم کی ان کی پاپولیرٹی کو اضافہ کرتا ہے. اور دوسرا، جیسے اب ایک اور شور مچایا کہ جی امریکہ نے پاکستان کو ماحولیاتی جو کانفرنس اس میں نہیں بلایا، اور دوسرا انگلینڈ نے پاکستانیوں پر پابندی لگا دی ہے کہ 10 تاریخ کے بعد وہاں سے کوئی ٹریول نہیں کر سکتا، اس کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو جہاں تک ماحولیاتی اس کا تعلق ہے تو آپ اس کے انٹرنیشنل جو ماحولیاتی ادارے ہیں ان کی رپورٹس پڑھیں پاکستان کے بارے میں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ پڑھیں پاکستان کے بارے میں. جہاں تک امریکہ اور انگلینڈ کا تعلق ہے وہ سیاسی مقاصد ہیں، وہ پاکستان پہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سی پیک کو بند کرے اور افغان جو مجاہدین ہیں، جو طالبان ہیں، ان پر ناجائز زور ڈالے، جو ہے وہی ڈو مور والی بات، اور تاکہ ان سے جان چھڑائی جا سکے. لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے. پاکستان انشاءاللہ اس بار ڈو مور کے چکر میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پاکستان نے ان کو صاف جواب دے دیا کہ ہمیں جو کرنا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے برابری میں آپ کو کرنا پڑے گا، کچھ لے کچھ دے میں بات ہوگی. انگلینڈ کی انتہائی افسوس ہے کہ جرمنی، فرانس اور یورپ اور انڈیا جیسے ملکوں میں جہاں کے ریشو بہت زیادہ ہے، انہوں نے ان کو ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا، صرف پاکستان کو کیا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ کیوں پاکستان کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں میری کہ جو ناچیز رائے ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.